ऑल योर मिसेस, है ना। अगर फिजिकल क्लास चलती तो फिजिकल क्लास चलती तो आज हम सेलिब्रेट करते, है ना। पेस में हम एक्चुअली टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एज वेल एज 31st को भी थोड़ा वो सेलिब्रेशन होता है, तो दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होते हैं, है ना, टीचर्स डे एंड 31st। टीचर्स डे तो चूंकि अभी वही है कि वी आर इन ऑनलाइन मोड, तो टीचर्स डे तो उतना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इट वाज वेरी हैप्पी फॉर मी कि आपने काफी मैसेज मुझे सेंड की, है ना। तो टीचर्स डे नहीं कर पा रहे हैं, होप कि 31st दिसंबर हम सेलिब्रेट कर पाए, है ना। तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ केसेस वगैरह डाउन हो तो वी वुड हैव मीट, है ना, मिल के सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। काफी अच्छा अपने भी टैलेंट होता है, मुझे पता होता है। मैं एक दो दिन टीचर्स डे के दिन मैं आपके टैलेंट देखता हूँ, बाकी दिन तो आप मुझसे पढ़ते रहते हो, तो आप मेरे बारे में जानते हो कि ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो टीचर्स डे में मेरा काम होता है कि आपका भी मैं टैलेंट देखता हूँ। मैं पढ़ाई के अलावा कई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बड़े एक से टैलेंटेड बंदे होते हैं, है ना। कई बहुत अच्छे मिमिक्री करते हैं, एक से एक चीजें निकल के आती है, लेकिन इस पर हम मिस कर गए। अदरवाइज आज हम वो सब कुछ कर रहे होते जो हमें टीचर्स डे पे करना चाहिए, है ना। अच्छा खासा पार्टी टाइप की होती है यहाँ पे। होप फॉर द बेस्ट कि 31st तक चीजें सही हो जाए, तो 31st दिसंबर को हम फिर से सारी चीजें रिपीट कर सकते हैं, है ना। तब तक आप थोड़ा सा पढ़ाई करो ठीक से, है ना। पढ़ाई कुछ ऐसा नहीं है, तो नाइन्थ में उतना ऐसा नहीं बहुत कोई प्रेशर लेके पढ़ना है, बस आराम से आप पढ़ते जाओ, क्लास बस अटेंड करते हैं। मेरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप बस क्लास को मिस नहीं करो, क्लास रेगुलरली करो, है ना। वो आपका काम अपने आप हो जाए, है ना। सब चीजें आपको अपने आप धीरे धीरे आती है। क्लास Yes, मिस करने में क्या होता है, जो चीज आप क्लास मिस करते हो तो वो क्या होता है कि वही कंसेप्ट फिर से आपको मुझे खुद ही समझ में आ जाता है कि इसने क्लास मिस की, आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आप जब क्वेश्चंस वगैरह कोई पूछोगे, मुझे खुद ही समझ में आ जाएगा, लगता है इसने क्लास मिस की तभी ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है ना। जो भी रेगुलरली क्लास करेगा वो कर लेते हैं सब, है ना। तो भाई जो भी चीज आपको आनी चाहिए, और सब कुछ मैंने आपको बताया है कि कई चीजें एक्स्ट्रा भी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने मेनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही लिए, तो हमेशा सिर्फ स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी नहीं, बल्कि और भी हाई लेवल की चीजें हम कहीं डिस्कस करते हैं, है ना, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कम नॉलेज होती है, या नॉलेज भी होती है तो बस सुना होता है कि ऐसा होता है ना, ये ऐसा होता है, ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो भाई क्वेश्चन का कलेक्शन एक अलग चीज है, सॉल्व करना एक अलग चीज है। कलेक्शन होने के बाद सॉल्व करना इम्पोर्टेंट चीज। तो आपका डाउट्स ग्रुप भी बना हुआ है, डाउट्स ग्रुप में आप भेजते रहते हो, तो कुछ आपस में आप लोग कर लेते हो सॉल्व। जब आप नहीं कर पाते तो मैं क्लास में बताता हूँ, तो भी आपके डाउट क्लास होती है, तो ये तो प्रोसेस है कि आप क्लास में पढ़ो, प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, है ना। तो आज वैसे मैंने बोला था कि आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, लेकिन मुझे लगता है ना अभी आपको लॉज ऑफ में थोड़ी सी और कंसेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है, एज आई फील, है ना। कुछ चीजें अभी आप नहीं जानते हो लॉज ऑफ मोशन, वी आर नॉट एट ऑल इन हरी, है ना। ग्रेविटेशन वगैरह चैप्टर्स जो होते हैं वो बहुत आसान है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीन क्लास में ग्रेविटेशन खत्म हो जाए जितना आपके पोर्शन में। लेकिन लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो चीज है ना, जिससे लॉज ऑफ मोशन एंड मोशन है, ये आपकी 11th का बेस बिल्डअप करती है, ग्रेविटेशन नहीं करता है। ग्रेविटेशन तो एक आइसोलेटेड सा चैप्टर है, 11th में भी आएगा, लेकिन वो वैसे ही होगा जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं। लेकिन लॉज ऑफ मोशन एंड जो काइनेमेटिक्स है, ये आपकी 11th का स्टडी का बेस बिल्डअप करता है, तो इसके बारे में मैं जल्दबाजी नहीं करता। तो आज भी मैं थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट उसका डिस्कस करूंगा आपसे, कि भाई पूरे के पूरे लॉज ऑफ मोशन को अगर मैं रिवाइज करूँ, है ना, कि अगर मैं लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ, तो सर आज हम रिविजन के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लॉज ऑफ मोशन की बात करें, तो लॉज ऑफ मोशन में देखो, सबसे पहला जो स्टेप था, आप जो डिस्कस कर रहे थे, आप चीजों का फ्री बॉडी डायग्राम में, पहला स्टेप ये तो था कि आप क्या बनाते थे, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका हम बनाते थे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम भाई इसमें जो जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जब उसको डायरेक्शन के साथ आप प्लॉट करोगे, तो जो डायग्राम बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका
फ्री बॉडी डायग्राम या एफ। पहला तो होता था फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते थे, उसके बाद आपको बताया कि दो केस होते थे। एक केस तो होता था जिसमें कि हम बात करते थे इक्विलिब्रियम, है ना, कि भाई कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा होता है बॉडी का एक्सेलेरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो हम जानते हैं नेट फोर्स जीरो है ना। अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू भी क्या होगा, जैसे आपकी जीरो है ना। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब हो जाएगा कि जो भी फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे। जस्ट हम बात करेंगे फोर्सेस विल बी बैलेंस, है ना, कि जो भी हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो फोर्सेस क्या होंगे, जैसे कि आपके बैलेंस होंगे, हाँ, कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो फोर्सेस सारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, इफ किसी केस में आता है कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर हम जानते हैं अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो हम अप्लाई करते थे नेट फोर्स इक्वल टू एम। ये स्टेप तो होता था। जितनी बॉडी डायग्राम में अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन किसी केस में नॉन जीरो है तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, जैसे कि आपकी एम है। क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होते थे। इसके अलावा हम बात करते थे फ्रिक्शन की, है ना। इसके अलावा हम किसकी बात करते थे, जैसे कि आपके फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के तीन पार्ट थे, एक तो आपका स्टैटिक, है ना, दूसरा था लिमिटिंग एंड काइनेटिक। बिल्कुल सही। तो फ्रिक्शन तीन तरह के होते थे, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट पे है, लिमिटिंग मतलब है तो मूव है, स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, लिमिटिंग मतलब टेंडेंसी टू मूव, और काइनेटिक तो मूव कर रहा है। काइनेटिक का मतलब वो बॉडी ऑलरेडी क्या कर रही है, मूव। बिल्कुल सही। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्शन क्या करता था, जैसे कि आपका Sir, your voice is breaking. हाँ, सिंपल सा आपने बोला स्टैटिक, No, लिमिटिंग sir, एंड, your voice is clear. अभी आ जाएगा। स्टैटिक, लिमिटिंग एंड क्या हो गया, जैसे कि आपका काइनेटिक, है ना। तो ये स्टेप्स थे। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया आपका, अगर हम पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए तो पॉइंट नंबर 5 में मैंने मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई आप एक पढ़ते थे कि जो इम्पल्स होगा, कि भाई किसी भी केस में आप एक टर्म पढ़ते थे इम्पल्स। इम्पल्स को आप आई से शो करते थे, और इम्पल्स होता था फोर्स इनटू टाइम, और ये इम्पल्स चेंज करता था मोमेंटम डेल्टा। इम्पल्स इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा पी। और डेल्टा पी जो होता है ये आपका मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, और 6 में मैंने बोला कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होगा वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। यही चीज है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी को हम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं। सेकंड लॉ इज इक्वल टू, हम ये भी बोल सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, या हम बोल सकते हैं इसलिए आपका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, ये आपका सेकंड लॉ था। और सेवंथ में मैंने आपसे ये बोला था, जो उसके कंसेप्ट यूज होता था, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है ना, तो उस केस में इसके अकॉर्डिंग डेल्टा पी बाई डेल्टा पी की वैल्यू जीरो। डेल्टा पी जीरो होने का मतलब है कि पी इनिशियल किसके इक्वल होगा, पी फाइनल, और इसको हम बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। इसी को हम क्या बोलते थे, बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। Excuse me, sir. हाँ बताओ। सर काइनेमेटिक्स और मोशन दोनों सेम ही है? हाँ, काइनेमेटिक्स एंड मोशन सेम चैप्टर। मोशन चैप्टर को ही जब आप 11th में यूज करोगे तो काइनेमेटिक्स को यूज, दोनों चैप्टर सेम, दोनों का डिफरेंस नहीं। मोशन एंड काइनेमेटिक्स इज द सेम, लॉज ऑफ मोशन था ही 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर ही दोनों। तो जस्ट आप देखो कि 7 कंसेप्ट आपने इस पूरे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस। तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे, बताओ सर 6 में एफ नेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सर डेल्टा पी तो एम वी माइनस यू हो जाएगा, और डेल्टा टी सेकेंड्स में हो जाएगा। तो सर वो ए मतलब कुछ अगर कैलकुलेशन हुई तो वो ए हो जाएगा। तो इसमें मास तो आ ही नहीं रहा सर। वो मास्टर नहीं आ रहा बेटा। डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होता है ना। हाँ ये सर एम वी माइनस यू, हाँ ठीक है सर, आ जाएगा। हाँ ये सर आ जाएगा, सर आ गया। दोनों चीजें सेम होती है। तो आपके ये सर आ 7 गया। कंसेप्ट आपने करके डिस्कस किए, जो आपके 7 कंसेप्ट थे
जस्ट मैंने रिवाइज कर दिया, किसी ने अगर अटेंड नहीं किया होगा, किसी ने अगर चैप्टर अटेंड भी नहीं किया है, अगर आपकी 7 लाइन ध्यान रखो तो पूरे के पूरे लॉज ऑफ मोशन में यही 7 लाइन यूज होती है। जस्ट एक शॉर्ट में हमने क्या किया, वैसे कि आपका रिवाइज। अब मैं क्या करूंगा, इस 7 लाइन के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूँ और आपको मैं टाइम दूंगा, उसको आप सॉल्व करो। अगर सॉल्व करते हो तो ठीक है, आंसर मुझे भेज देना, नहीं तो फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आपका ये जो चैप्टर है ना, एकदम अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक जो भी आपकी थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। किसी क्वेश्चन में फिर आप अटकोगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा स्ट्रेट अप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या यस इस तरह से चीजों को क्या करते हैं, सॉल्व वन बाय वन। मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा टाइम लो, उसको सॉल्व करो, उसके बाद हम करते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू। टीचर्स डे के बहुत सारे विशेष हैं आज, है ना। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो। I'll send the laws of motion question. हाँ, लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स, है ना, कि लॉज ऑफ मोशन बेसिक्स की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सर हाँ बोलो बेटा। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे? हाँ वो अभी नहीं करेंगे बेटा, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में ओके आएगा। सर। ग्रेविटेशन चैप्टर में थोड़ा सा उसका नॉलेज दूंगा आपको। ग्रेविटेशन चैप्टर में आई विल गिव द नॉलेज अबाउट, ओके एक्चुअली ग्रेविटेशन में ही आता है ना, कि ग्रेविटेशन चैप्टर में उसकी मैं नॉलेज दूंगा। चलो, आई विल गिव द फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। यू गो फॉर दिस क्वेश्चंस, है ना। एक एक करके मैं दूंगा, आपका जो आंसर आता है बता देना मुझे, है ना। दिस द क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, मन गुप्ता सही आंसर है आपका। उत्कर्ष करेक्ट। हाँ, सबके आंसर सही हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द आंसर जो भी मेरे पास आए हैं अभी तक, सबके आंसर सही है। तेजस, प्रणव, प्रक्रम, है ना, अंकित वर्मा, रिदम, संस्कृति, उत्कर्ष, अमन गुप्ता, सही आंसर है। तो आई शुड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। काफी लोगों के सही आ रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये तो आपको पता है, सीधे फॉर्मूला ही होता है इसका, तो है ना। तो इसका तो सीधे फॉर्मूला ही होता है कि गन से आप बुलेट फायर करोगे तो इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। पी इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, पी फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी ये एम यू बाई कैपिटल एम हो जाएगा। तो आपने मास ऑफ द बुलेट इसमें दिया हुआ था 5 × 10⁻³ कैपिटल एम 5 kg है ना, इनटू आपका आंसर आ गया, ये आपका 500 है ना। एक बेसिकली आपका 500 है, सारे कैंसिल हो गए। और आपका बी की रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपकी आ गई 0.5 मीटर। गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर पर सेकंड, है ना। जस्ट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन के ऊपर है, बिल्कुल सही है। शुभम, ऋषि, सबका आंसर सही है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 14 लिखा हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग टू।
हाँ ऋषित अमन सही आंसर आपका। निगम राय भी सही है ना? प्रणव सही है। अक्षत गुप्ता सही आंसर। तेजस सही आंसर है आपका। खुशी सही आंसर है आपका। हाँ सही है, ट्रस्ट फोर्स डेवलप्ड ऑन द, वो आपको दिया हुआ। या कौन सा? सही आंसर बता रहे हो सब लोग आप लोग, है ना? ये भी क्वेश्चन हम जानते हैं कैसे हम इस रॉकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रोहिता सिंह सही है, खुशी सही है, तेजस सही है ना? सही आंसर है आपका। युग शर्मा आपका सही है आंसर। युग शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है चलो। बैंक, योर आंसर इज करेक्ट। सात्विक गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट, है ना? उत्कर्ष आपका आंसर सही है। सही है। अनन्या सिंह आपका आंसर सही है। सही है, सभी का आंसर सही आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। जो कुछ नहीं होता है कि रॉकेट के केस में आपको पता है कि यहाँ से एक्सहॉस्ट गैसेस निकलती है बाहर, और ये कैसे निकल रही है 3000 मीटर पर सेकंड से, है ना? कि 3000 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल रही है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। इसी को हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। ठीक हो जाएगा। थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो आपको पता है कि सपोज इससे किसी डेल्टा टी टाइम में डेल्टा मास बाहर निकला, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। हो जाएगा। अगर डेल्टा टी टाइम में कोई डेल्टा एम मास निकल रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा एम वी हो जाएगा बाई डेल्टा टी टाइम हो जाएगा। इसको आप स्प्लिट कर दो, डेल्टा एम बाई डेल्टा टी एक अलग टर्म है, और जिस वेलोसिटी से एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है वो अलग टर्म। तो जो मास निकल रहा है वो 4 kg पर सेकंड से निकल रहा है, मैं आपको प्रूफ कर दूं। और किस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है ये 3000। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका 12,000। कितना थ्रस्ट फोर्स रॉकेट के ऊपर है ना? लेकिन रॉकेट के मास का यहाँ पे यूज नहीं हुआ, है ना? रॉकेट के मास का यहाँ पे ऐसा चली कोई यूज नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी थ्रस्ट फोर्स की वजह से रॉकेट क्या होता है, एक्सलेटर। तो चेंज इन मोमेंटम का कंसेप्ट आपने लगा, तो सही निकाला आपने। इसका जो होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। वन बाय वन करके सब चीजें क्रॉस चेक होते जाएंगे आप, है ना? ये आपका है फर्स्ट हो गया, सेकंड सर हो इस गया। पे एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एयर असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है आपको। सर अगर एफ नेट निकालना हो तो? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, कोई क्वेश्चन में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। फ्रिक्शन जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए एक्सलेशन रॉकेट का दिया हो, उससे एयर रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ से इम्पल्सिव फोर्स नहीं है बेटा, इम्पल्स है। दिस इज द इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स वर्ड मत यूज करो, ये आपका इम्पल्स है। दिस इज योर सिंपली इम्पल्स। हाँ सही आंसर बता रहे हो।
ना, इम्पल्सिव फोर्स उसमें गलत लिखा हुआ है, इम्पल्स होगा, फाइंड आउट इम्पल्स। Sir, is my answer correct? Udita. हाँ सही है आंसर आपका। सर इसमें आंसर है Sir and mine. हाँ बेटा, जिसका भी नाइन तो मैं आंसर थर्ड आंसर आ रहा है, उस सबका आंसर सही है। जिसका भी थर्ड ऑप्शन सही आ रहा है ना, वो सही है। 0.3 न्यूटन सेकंड। बहुत सारे आंसर आ गए ना, तो मैं सबका इंडिविजुअली नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना। 0.3 न्यूटन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी जिसका भी आया है वो सारे का सही है, सही है ना। कि आप इसको भी समझ गए, तो आप जिसका भी ऑप्शन सी आ रहा है वो सही है। 150 ग्राम मास है, एक्सलेशन 20 है ना। मास 150 ग्राम है, एक्सलेशन 20। और टाइम आपको दिया हुआ है ना, तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसमें एक वर्ड में गड़बड़ है, इसको इंपल्सिव फोर्स नहीं बोलना चाहिए, ये एक्चुअली इंपल्स पूछ रहा है। तो आप वहां पे इंपल्सिव फोर्स की जगह है आप इंपल्स लिख लेना, दोनों अलग चीजें होती है। इंपल्सिव फोर्स तो सिंपल फोर्स ही होता है ना। वो 0.3 न्यूटन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसलिए देखो न्यूटन में आंसर नहीं आ रहा है ना, न्यूटन सेकंड में आ रहा है। तो आपको पता है कि इंपल्स आपने पढ़ी है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम होता है। तो आपको पता है इंपल्स अगर मुझे निकालना है, फोर्स की जगह में मास इनटू एक्सेलरेशन ले लूंगा, इनटू डेल्टा टी। मास आपको पता है 150 ग्राम है, 150 इंटू 10⁻³ एक्सेलरेशन 20 है, टाइम 0.1 सेकंड। तो इससे जो आपका आंसर आएगा 0.3 न्यूटन नहीं, आपका न्यूटन सेकंड है। इतना इसमें क्या लगेगा एग्जैक्टली आपका इम्पल्स एक्चुअली, है ना। इतने अमाउंट का इस पे क्या लगेगा एग्जैक्टली आपका इम्पल्स, सही है ना। तो इतना इसमें क्या लगेगा एग्जैक्टली आपका इम्पल्स। निकलने से हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, एवरेज फोर्स निकालना है, बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ आंसर आ रहे हैं मेरे पास। अरे यार, इसमें तो अलग अलग आंसर आ रहा है। अच्छा, चेक करता हूँ इसमें।
मैं भी चेक करता हूँ बेटा, सब लोग अपने आंसर निकाल लो। आई विल चेक दिस क्वेश्चन आंसर। हाँ सही, सही आंसर निकाल रहे हो बेटा, सबके आंसर सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने काम, है ना। कुछ सही आंसर है, तेजस सही आंसर है, उत्कर्ष कुमार सही आंसर है, मयंक, युग शर्मा, ऋषित, शुभम, निलय, अक्षत, खुशी, उदिता, सबके आंसर सही है। अक्षत गुप्ता, है ना, सबके आंसर सही है। सात्विक गुप्ता सही आंसर है, हाँ सात्विक गुप्ता योर आंसर इज करेक्ट, हाँ सही निकाला आपने, है ना? उसके आंसर जो है आपके सही आ रहे हैं, है ना। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल कितना होगा, ये आपको निकालना है। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल, है ना। सात्विक गुप्ता सही आंसर है, ठीक है ना। कुछ आपने चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद सही है ना। देखो मैं बताता हूँ इसके कंसेप्ट। वो क्या होता है कि आपको निकालना है कितना फोर्स लगेगा। अभी हम जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू जो होती है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो एम मास बॉल की है, वेलोसिटी v है, बाद में वैल्यूज पुट करूंगा, ये एंगल थीटा दिया, थीटा दिया वाले कि मैं बाद में पुट करूंगा। हाँ ये आपने ले लिया ऐसे, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि भाई मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, है ना। तो आप इस v को रिजॉल्व कर दोगे, तो आपको पता है ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो v का ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये v cos थीटा हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो अब देखो y एक्सिस के अलोंग तो कोई वेलोसिटी में चेंज हुआ ही नहीं ना भाई। वर्टिकल डायरेक्शन में पहले भी v cos थीटा था, अभी भी v cos थीटा। तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस इज 0। कि भाई वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 0, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, जो ये फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल है। अब हम हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल में v का कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो आपका ये भी हो जाएगा v sin। जहां से एंगल बनता है वहां पे cos आता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में sin आ जाएगा। तो आप देखो x एक्सिस के अलावा क्या होगा, v से गया और v से ही वापस आ गया, तो मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी ना। और वेक्टर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन जब चेंज होती है तो मतलब वो क्वांटिटी चेंज होती है कि भाई y एक्सिस के अलोंग ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन, x के अलोंग डायरेक्शन उल्टी है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, जब हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p, और डेल्टा p की वैल्यू हो जाएगी फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल तो इसका हो गया माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस मैंने लेफ्ट वर्ड इसलिए ले लिया, है ना, माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है p फाइनल माइनस p इनिशियल। स्ट्राइक करने के बाद इसका ऑर्डिनल मोमेंटम एम वी साइन थीटा है, पहले एम वी साइन थीटा राइट वर्ड था, तो माइनस एम वी साइन थीटा। तो देखो डायरेक्शन चेंज की वजह से ना ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, है ना। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा वो माइनस 2 एम वी साइन थीटा, है ना भाई, एम वी साइन थीटा एम वी साइन थीटा, तो जब माइनस माइनस दोनों हिस्ट्री में ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आ गया चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम बताएं, माइनस 2 एम वी साइन थीटा बाई तो टाइम निकल जाएगा 0 हाँ, और y एक्सिस के अलावा तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो आपको पता है फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, आप वैल्यूज पुट कर दो सारी भाई। माइनस 2 मास तो आपको दिए हुआ है, किसी में अगर हम फोर्स निकालें तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो फिजिक्स में हम ऐसे ही करते हैं कि पहले हम टर्म्स में सॉल्व करते हैं, लास्ट में जाके वैल्यूज पुट करते हैं। एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी
-2 है ना, मास आपको दिए हुए हैं। मास कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में? सर 1/2 किलोग्राम। हाँ 1/2 किलोग्राम आपको दिया हुआ है। इनटू वेलोसिटी भी आपको दी हुई है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 12। है ना, और ये आपका आ गया, ये आपका आ गया साइन थीटा की वैल्यू sin 30 डिग्री में साफ हो जाए। बाई टाइम आपको 0.25 है ना, इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 0.2। यहाँ से आप कैंसिल जो कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दो, है ना, तो यहाँ से -24 न्यूटन। अब माइनस का मतलब आप समझो क्या है, माइनस का मतलब कोई बता सकता है क्या? भाई 24 न्यूटन फोर्स तो सही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? -24 Change in ऐसे direction. Change in डायरेक्शन। direction, opposite direction. Change in direction. मतलब जब ये बॉल स्ट्राइक करेगी तो इसके ऊपर फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा ना, बॉल इसके ऊपर लेफ्टवर्ड फोर्स लगेगा। लेफ्ट को हम नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो फोर्स नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्टवर्ड। तो आपका आंसर 24 न्यूटन से। ओके सर। अब ध्यान का ये जो ऐड हुआ है कि जब भी कोई चीज डायरेक्शन चेंज होती है तो ऐड होगा। y एक्सिस के अलावा कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो जो भी फोर्स होगा वो ऑर्डिनेटल होगा। तो इस तरह से रिजॉल्व करके हम इसको यूज करें, इसलिए मैंने आपको रिजॉल्व करना सिखा दिया था पहले, किस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो गया, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब डिस्क को फायर कर करके हवा में खड़ा रख देना, बैलेंस कर रहे हैं। ये किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये जस्ट कलेक्शन है, कोई एक बुक का थोड़ी है। जहां से कोई अच्छा कंसेप्ट मिला मैं उसको बताता हूँ। अच्छा, खुशी आंसर आ रहा है क्या? मुझे चेक करना पड़ेगा, इसका आंसर है नहीं मेरे पास। उदिता सिंह और खुशी आपका आंसर सेम है ना? मयंक आपका भी आंसर यही आ रहा है। तेजस आपका भी वही आंसर आ रहा है। बाकी मैं चेक करता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व कर लो, है ना, फिर मैं चेक करता हूँ।
चलो मैं चेक करता हूँ ना इससे, है ना। आप एक बार मैच कर लेना, क्योंकि सबके आंसर बहुत क्लोज ही आ रहे हैं। आई विल चेक, है ना। कुछ लोग 980 बना रहे हैं, कुछ लोग 98 बता रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बता रहे हैं, तो एक जीरो का डिफरेंस हो सकता है कई केस में। फोर्थ ऑप्शन जैसे अमन गुप्ता आपका आया हुआ है, युग शर्मा है, कुछ लोगों का थर्ड ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेता हूँ मैं इसे, है ना। अमन गुप्ता आपने फोर्थ भेजा है, लेट मी चेक। देखो कैसे सॉल्व करते हैं आप, ध्यान रखना। देखो एक रिस्क इस तरह से है ना, अगर ये कोई इसके ऊपर हम सपोर्ट में लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगी ना, तो बुलेट फायर कर करके इसको यहाँ पे रेस्ट करते हैं, मतलब इसका वेट जो 200 ग्राम है, इसको क्या करना है मुझे बैलेंस, है ना। और वो फोर्स में क्रिएट कैसे करूंगा, बुलेट के मोमेंटम चेंज। मैं बोलूंगा अब एम मास की बुलेट अगर बी से गई और बी से वापस आ गई, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका हो जाएगा 2mv, होता है। अगर बी से गई और बी से वापस आ गई तो चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है, डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है ना, ये ड्यू टू वन बुलेट हुआ है, ड्यू टू वन बुलेट। एक बुलेट बी से गई और बी से वापस आ गई, लेकिन ऐसे 10 बुलेट पर सेकेंड, है ना। तो पता है अगर मैं यहाँ पे फोर्स लिखूं तो फोर्स की वैल्यू आपकी होती है डेल्टा पी बाई डेल्टा, है ना। ये जो चीज होगी ये आपकी, इसमें हम n मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू 2mv हो जाए, आप समझ गए। 2mv एक बुलेट से मोमेंटम चेंज हुआ और 10 बुलेट पर सेकंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में n मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इससे जो इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो आ जाएगा कि मोमेंटम चेंज से फोर्स ऊपर कितना लग रहा है। पहले आप फोर्स निकालो, तो स्मॉल एन आपका 10 है, तो मास की वैल्यू जो है बुलेट की 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10⁻³ होगी, इंटू वी तो हम जानते नहीं, वी तो निकालो। अब ये जो फोर्स है अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो वो इस डिस्क के वेट को बैलेंस करेगा ना, तो डिस्क का जो वेट होगा वो तो mg लग जाएगा नीचे, 9.8 0.98 न्यूटन। हाँ भाई डिस्क का जो फोर्स है इसका वेट कितना लग जाएगा, जैसे कि आपका mg नीचे लग जाएगा, है ना। इसका वेट कितना लग जाएगा, जैसे कि आपका mg नीचे लग जाएगा, तो m तो आपको पता ही है 200 ग्राम है, तो 200 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू चूंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको समझ में आएगा 10 नहीं लेना है, 9.8 लेना है ना, तो m इंटू जी हो गया। अब इससे आप सॉल्व कर लो, तो 10⁻³ तो कैंसिल ही हो गया, है ना। 10⁻³ क्या हो गया, जैसे कि आपका कैंसिल हो गया, और क्या चीज कैंसिल हो गई, है ना, यहाँ से ये सारी चीजें कैंसिल हो गई, तो इससे आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आ रही है आप देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v, क्या आपके ऑप्शन सही थे, है ना। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपका, देखो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, विच ऑप्शन मैचेस, फिर बी ऑप्शन। हाँ हाँ, ना तो सी सही आ रहा है ना डी सही आ रहा है, बल्कि ऑप्शन कौन सा सही आ गया आपका, देख लेता हूं मैं, मेरे पास भी सामने एक क्वेश्चन नहीं है कि भाई जो इसमें मैंने बोला था आपसे ये वाला, है ना, तो इससे तो ए ऑप्शन सही आ रहा है, 98 तो है ना, 2 तो मल्टीप्लाई भी तो होगा। अच्छा सॉरी, Yes, sir. डिस्क का मास जो है ना वो 100 ग्राम है, सही है सही है सही है, मैंने गलत लिया वो, डिस्क का मास जो है ना वो 100 ग्राम है, डिस्क का मास 200 ग्राम नहीं है, डिस्क का मास इसने कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ये आपका 100, यहाँ पे 2 नहीं है तो सर बी ऑप्शन होगा ना, 100 आ गया। अब इससे v आप निकालो, तो इससे v की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आपकी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपके ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर, मींस ऑप्शन 4 इज दैट। मैंने यहाँ गलत लिया, मास एक्चुअली है 200 100, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सही आंसर निकाला था आपने, है ना। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में हम चेंज कर देंगे। तो ध्यान रखना इसमें स्टूडेंट कई बार ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों नहीं भूलना है, फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो सारी चीजें सॉल्व करके आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है ना, जैसे कि एनटीएससी में आपके आते हैं।
है ना, काफी क्लोज ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चेंज इन मोमेंटम पे, तो लास्ट क्लास में सिर्फ मैंने एनसीईआरटी करवाई थी, आज थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जहां तक पहुंच सकते हैं। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर बोथ। बोथ द क्वेश्चन। Sir, we have to do both. बोथ 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 दोनों का, पहले 27 कर लो फिर 28 कर लो, दोनों करना है। हाँ सही बोल रहे हो बेटा आप। आंसर 27 का आंसर सही बता दो आप। हाँ 980, युग शर्मा आपने पहले सही बताया था। इसका जो आंसर है, तेजस सही आंसर है आपका। नीले आपका भी आंसर सही है। अंकित वर्मा सही है, उदिता सही है, उन्नति सही है ना, सही आंसर है। अक्षत गुप्ता सही है, अमन गुप्ता सही आंसर है। सही बता रहा हूँ, 27 का आंसर सही बता रहा हूँ। Sir, is my answer correct? हाँ लेट मी चेक। जिन्होंने भी पहले का 5 न्यूटन आंसर दिया है वो सही है। 5 न्यूटन आंसर सही है। नीले आपका 27 का भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 28 का, 28 का भी आंसर सही है। तेजस सही आंसर है 28 का। है ना, 27 का 5 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 28 का कुछ लोगों ने सही भेजा है। उदिता सिंह सही आपका आंसर। 5 आपने ज्यादा लिख दिया है लेकिन सही। हाँ शुभम, 5 न्यूटन सही है आपका आंसर। अच्छा सही आंसर है आपका जो आपने सेकंड भेजा है। Sir, is my answer correct, Aman Gupta? अभी देखो, अभी देखो। खुशी सही आंसर है। अच्छा सही आंसर है। अमन आपका आंसर आया नहीं मेरे पास। फिर से भेज दो। मयंक सही आंसर है आपका।
सात्विक पहले का आंसर सही है आपका। ठीक है, सात्विक सही है आपका आंसर है, सही बता रहे हैं सब लोग ऑलमोस्ट। हाँ, और भी ट्राई कर लो आप लोग। दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डोंट वरी। सही है। ठीक है, हाँ 27 का ए ऑप्शन सही है और 28 का थर्ड ऑप्शन सही है ना। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है कि कोई इस तरह से ट्रक था, फर्स्ट जो आपका 27 क्वेश्चन था उसमें ये था, ये ट्रक था और ट्रक आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ट्रक एक्सटेंड कैसे हो रहा है, जैसे कि आपके 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको इसको फ्रिक्शन तो आगे ले जाना होगा बॉक्स को। भाई ट्रक तो फाइल ए से आ रहा है, इसको ले जाने वाला फोर्स फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन इसको आगे ले जाए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ट्रक के साथ आगे रह नहीं पाता। और आपको पता है नेट फोर्स इक्वल टू एम होता है, तो जब मैं यहाँ पे फ्रिक्शन निकालूंगा तो फ्रिक्शन एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 हाँ भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है इसकी, आप 5। मतलब एक थोड़ा सा चक्कर है कि भाई क्या पता ये बॉक्स जो है इसके ट्रक के रिस्पेक्ट में स्लिप तो नहीं कर रहा है, स्लिप भी कर सकता है। और अगर स्लिप कर रहा है फिर फ्रिक्शन जो लगेगा वो लिमिटिंग या काइनेटिक रहेगा। आपको ये चेक करना है कि ट्रक के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी है या नहीं। तो हम निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ना वो म्यू इंटू एन होता है, तो म्यू की वैल्यू 0.6 एंड यहाँ पे नॉर्मल 10 न्यूटन है, ये आपका 6 न्यूटन है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब हम निकालेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन लेस देन लिमिटिंग है ना। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है एक्चुअली वो लिमिटिंग से कम है, और फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग से कम होता है मतलब इस फ्रिक्शन का नेचर जो होगा वो स्टैटिक। वही फ्रिक्शन अगर वो लिमिटिंग से कम आ रहा है मतलब ये किस नेचर का फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग का स्टैटिक होगा। और अगर ये फ्रिक्शन स्टैटिक है तो मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में ये बॉक्स स्लिप नहीं करेगा। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है देन बॉक्स विल नॉट स्लिप ओवर ट्रक। ट्रक के ऊपर ये बॉक्स स्लिप नहीं करेगा। कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि भाई इसको आगे ले जाने वाले फोर्स तो फ्रिक्शन ही होगा, तो फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब ये 5 न्यूटन से कुछ समझ में नहीं है तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 आ रहा है, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है मतलब वो स्टैटिक, स्टैटिक होने का मतलब इसके ऊपर स्लिप नहीं, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक ही है, तो आपका आंसर 5 न्यूटन है ना। ऐसे ही मान लेते हैं 28 पे, तो 28 पे एक्चुअली में इसने एफिशिएंसी पूछी हुई कि भाई एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आपको पता है किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है ये होता है आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क, इनपुट वर्क इनटू 100, या आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क इनटू क्या हो जाएगा, जैसे आपका 100 हो जाएगा। तो आउटपुट वर्क क्या है, इस लोड को 3 मीटर तक ऊपर उठाना, 25 केजी को 3 मीटर तक ऊपर उठाना है, और वर्क की वैल्यू होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से। ये आप एक चैप्टर में पढ़ोगे।
तो फोर्स की वैल्यू आपकी 750 होगी into 3 होगी। और इनपुट वर्क क्या होता है, आपने जो रोप के ऊपर फोर्स लगाया है उसको 12 मीटर शिफ्ट किया, तो इनपुट वर्क हो गया 250 न्यूटन को से 12 शिफ्ट किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू हम 100 कर दें, क्या कर देंगे इसलिए आपका 100, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 75%। इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी 75%। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी यही होती है, आउटपुट वर्क बाई इनपुट। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, please explain efficiency again. एफिशिएंसी जो होता है ना, इससे आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क, भाई किसी सिस्टम में हम कितना इनपुट दे रहे हैं कितना आउटपुट हो रहा है, आउटपुट बाय इनपुट ही तो एफिशिएंसी होता है, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका आउटपुट है लोड को लिफ्ट करना, तो 75 केजी लोड था तो फोर्स 750 न्यूटन हो जाएगा ना, ये 750 न्यूटन आपका फोर्स हो गया और 3 मीटर आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो आउटपुट वर्क हो गया 750 इंटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके लिए इनपुट आपने क्या लगाया, रोप के ऊपर फोर्स लगाया 250 न्यूटन, और उससे रोप कितना डिस्प्लेस किया 12 मीटर, तो 250 इंटू 12 आ गया इंटू 100, इससे एफिशिएंसी 75%। वैसे इसकी चिंता मत करो आप, नेक्स्ट जो वर्क चैप्टर आएगा ना उसमें बार बार यूज हो, यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया है ना, अदरवाइज जो है वर्क पढ़ेंगे इसमें, है ना। फिर आपका आंसर सही है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जो भी चीज बची हुई है सारी हो जाएंगी, कुछ नहीं बच जाएगा आज की क्लास के बाद। ये आपका ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया। You can go for this question. ये तो 27 तो ये तो वही क्वेश्चन है, सॉरी नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 23 सॉल्व करो, फिर 24 सॉल्व करो। उत्कर्ष कुमार सही आंसर है आपका 23 का। अरे दोनों का एक साथ आंसर दो, नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। दोनों क्वेश्चन के एक साथ आंसर, एक साथ सीक्वेंस के साथ, तो मिस हो जाता है। 23 एंड 24 दोनों का एक साथ। सुमैया सही है, संस्कृति सही है, तेजस सही है। फर्स्ट का आंसर 23, एक साथ दोनों का दो, 23 24 दोनों। सर 23 क्वेश्चन थोड़ा गलत
23 सही है बेटा इसमें। उधर है। हाँ 23 तो बिल्कुल सही है, 23 में तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ पूजिता सही है, तेजस सही है, पराक्रम आदित्य सही है, उत्कर्ष कुमार सही है, नीलेश सही है। Sir, is my answer correct for both the questions? हाँ हाँ दोनों क्वेश्चन के आंसर। नीलेश सही है, अंकित वर्मा सही सर आंसर है। सर इज अमन गुप्ता का आंसर करेक्ट? आइए मैं देखता हूँ। हाँ सही है बेटा, सही आंसर है। खुशी सही है, कुछ सही है। जिनका नहीं भी आ रहा है ना कोई बात नहीं, आपने हो सकता है मुझसे अभी ये पढ़ा नहीं होगा चैप्टर, है ना, बीच में आप आए होंगे तो कोई बात नहीं, अगला जो चैप्टर ग्रेविटेशन है ना वो तो आपको ऐसे ही आ जाएगा जैसे कि इनको ही आ रहा है। ये फटाफट इसलिए कर रहे हैं उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। किसी ने अगर शुरू की क्लास नहीं ज्वाइन की है या लेट ज्वाइन किया है या अभी कभी एक दो क्लास से ही ज्वाइन किया है, नीड नॉट टू वरी, यू कंसंट्रेट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है ग्रेविटेशन। फिर बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जब रिविजन करवाऊंगा तो आप उसको कर लेना। हाँ? अभी आप ट्राई करो जितना कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास से तो सबके लिए वो नया चैप्टर, तो जैसे इनके लिए वैसा आपके लिए भी होगा, वो आपको आ जाएगा सब चीज शुरू से पढ़ोगे तो। बस एब्सेंट मत होना, एब्सेंट हो गए फिर मुश्किल हो जाएगा, एब्सेंटिज्म में ही मुश्किल होता है। सुमैया सही आंसर है आपका। युग शर्मा सही है, खुशी तो सही बताई दिया था मैंने, ठीक है दोनों आंसर सही है आपके आ रहे है ना। तो सही है, शुभम अग्रवाल सही आंसर आपका। सर इज माय आंसर करेक्ट अमन गुप्ता? सही है बेटा, अमन गुप्ता बता दिया मैंने आपको, आपके सही आंसर है दोनों। Sir, is my answer correct, Ananya? अनन्या, हाँ नहीं अनन्या 24 का आपका सही नहीं आ रहा है। अमन गुप्ता आपका भी 23 का तो सही है, 24 का आपने आंसर भेजा नहीं भेजा पता नहीं, दोनों एक साथ भेजोगे ना इसलिए मैं बोल रहा था आपसे, ब्रेक करके भेजने में फिर मिलता नहीं है ना। चलो मैं देखो, जो 23 उसका आंसर 1200 न्यूटन सही है और 24 का आंसर 5 बता रहे हैं, सेकंड ऑप्शन रिदम राय सही है आपका आंसर, है ना। तो मैं चेक करता हूँ, वैसे मैंने ये तो स्टूडेंट्स ने भेजा है, लेट मी चेक। तो देखो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो उसका जो वेइंग मशीन की रीडिंग है एपरेंट वेट होता है, तो हम जानते हैं mg प्लस एम, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही है तो हजार एपरेंट वेट mg प्लस एम यहाँ से निकाल लो, ये आपका 80 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस ये आपका 8 इंटू 5 हो जाएगा, है ना, 80 इंटू 5 हो जाएगा, 1200 न्यूटन हो जाएगा। वो ये आपका 1200 न्यूटन आता है। वही मशीन की रेडियम वही होती है जो नॉर्मल फोर्स में करती है, ये आपका 1200 न्यूटन आता है। जब भी लिफ्ट ए से ऊपर जाती है, नीचे जाती है तो mg माइनस एम हो जाता है। अब फ्रिक्शन में थोड़ा सा ट्रिकी चीज होती है कि आपने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा कितना? तो पहले तो आप ये निकाल लो कि इस पूरे प्रोसेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है माइनस इंटू एम,
लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर म्यू एस इनटू एन होता है तो म्यू की वैल्यू 0.5 है और नॉर्मल यहाँ पे 100 न्यूटन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ 15 है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी 15 न्यूटन। मैं कोई डाटा तो गलत नहीं कर रहा हूँ ना? आप अगर मैं कोई डाटा गलत लिख रहा हूँ तो मुझे बता देना, है ना। अगर आप कोई डाटा में गलत लिख रहा हूँ तो बता देना मुझे, है ना। या पढ़िए, कई बार मैं नोट करने में गड़बड़ करता हूँ। 10 kg सही है, इसका मास न्यू सही है, 100 न्यूटन फोर्स भी सही है। तो आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 100 है, मतलब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटेड, मतलब बॉडी एक्सलेट एक्सलेट होगी तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम दे रखी है, दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, इसलिए आपकी सेम दे रखी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम है, वो 50 न्यूटन ही बन जाएंगे। तो आप देखो इसके बाद आप नेट फोर्स लोगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी नेट फोर्स हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका आंसर 5 तो नहीं आ रहा, तो 5 आ रहा आपका आंसर। सर 10 आ रहा है। सर 5 आ रहा है। सर 10 भी नहीं आ रहा, क्या 5 आ रहा आपका आंसर? आप चेक करो जरा सा, क्या 5 आंसर आ रहा है? एक बार मैं फिर से देखता हूँ क्वेश्चन को। सर 5 ही तो आएगा। अच्छा 5 आ जाएगा, हाँ सॉरी सॉरी ठीक है। अच्छा वो 15 न्यूटन है ना, सही है, ठीक है ठीक है। हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो जो ए की वैल्यू होगी वो 5। अगर हम फ्रिक्शन नहीं लेंगे ना तो आपका 10 आएगा, खाली 100 लोगे और ये 10 है, 10 आ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन भी तो लगेगा पीछे। नेट फोर्स में 100 में फ्रिक्शन माइनस एक ही है, सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। ये आप आ गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? मैसेज कर दो जो बोलना चाह रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कर चुके हैं हम, सॉरी, या कर लो इससे भी आप, सही, ये नहीं किया हमने, है ना, ये नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर किसी वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होगा तो सर जब हम उसे किसी भी, सर सपोज करो हमने फोन लिया, सर सपोज करो हमने फोन को वॉल पर टच करके छोड़ दिया तो सर फिर वो 1 पर ही रहेगा ना? कहाँ रहेगा? नहीं वहां पे सर क्यों वॉल, रहेगा, नीचे क्यों रहेगा? सर अगर वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 होएगा तो 1 होगा उससे भी फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी होने दो। अगर आप नॉर्मल फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ही नहीं। नो सर, अगर वेट की पुशिंग, वजह से नीचे होगा ना। बेटा उसको मैसेज कर दो मुझे आप, ऐसे मैं समझ नहीं पाऊंगा, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आप सर पर्सनल एक्चुअली मैसेज आई कर वाज दो ना। आस्किंग सर सब। बेटा पर्सनल व्हाट्सएप कर दो। हाँ सही है, काफी लोगों के आंसर सही है, इसमें सही आंसर आ रहे हैं आपके। युग शर्मा, सात्विक, तेजस, नीले, उदिता, है ना,
है ना, काफी लोगों के आंसर सही है। सर जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे ना? हाँ जी 10 लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है ना, प्रणव सही आंसर है, अंकित वर्मा सही आंसर है। अमन गुप्ता आपने कौन सा ऑप्शन भेजा, लिखा नहीं है। पराक्रम आदित्य सही है, अमन गुप्ता सही है, आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो इसका आंसर जो है 4 न्यूटन है ना। इसका जो आंसर है वो कितना है बेसिकली आपका 4 न्यूटन, बिल्कुल सही आंसर। आंसर इसका 4 न्यूटन है, मैंने सही भेजा आपको, है ना, क्योंकि ए और बी के बीच में फोर्स मतलब नॉर्मली तो पूछ रहा है, तो इसका वेट लग जाएगा, वेट आपका 5 न्यूटन हो जाएगा, 0.5 है, और नॉर्मल एंड ऊपर लग जाएगा। और ये दोनों इक्वल होंगे ना, हम लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू एन, आप लिखोगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। 5 नीचे एन ऊपर है, नेट फोर्स हो जाएगा 5 माइनस इक्वल टू मास 0.5 है, एक्सलेशन की, यहाँ से एन की वैल्यू जो होगी वो 4 में। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो सकता है ना, सेकंड ऑप्शन से, है ना? कौन सा ऑप्शन सही था बेसिकली आपका सेकंड। तो स्कूल जो मैंने 6-7 लाइन लिखी थी उसी के ऊपर सारा कुछ करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो, फिर आपको मान जाऊं मैं। ट्रॉली का एक्सलेशन ए है, ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, वहां पे रखा रहना चाहिए, चिपका हुआ रहना चाहिए। अमन गुप्ता इस क्वेश्चन से हो सकता है आप जो पूछ रहे हो उसमें आपको हेल्प मिले। प्रणव सही आंसर है आपका, वेरी गुड, सही निकाला आपने। कैसे निकाला ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही है। खुशी सही आंसर आपका, अगर आपने इस क्वेश्चन का भेजा है तो। दो लोगों के आंसर अभी तक सही हैं, प्रणव और खुशी का। बाकी आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब अभी सही नहीं आ रहा, सही होंगे तो जरूर बताऊंगा।
बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ना? कई बार एग्जाम में सीधे ऐसे ही है। सर एक बार मेरा आंसर चेक कर लीजिए कुछ आ गया था। हाँ मैं चेक करता हूँ। कुशाग्र सही आंसर है। अरे मैं क्या भेज रहे हो यार, अच्छा गलती से भेज दिया। तेजस सही है, तेजस सही आंसर है। अरे तेजस पहले ही आंसर सही था आपका, तो आपने गलत भेज दिया। नहीं, पहले वाला आंसर ठीक था आपका, है ना? पहले वाला आंसर ठीक था आपका। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपने मेरे से पढ़ा नहीं है ना, तो कई चीजें नहीं भी आ सकती हैं। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीक से एकदम सिंसियरली आप रेगुलर ज्वाइन करें, तो ग्रेविटेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जब एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको ये सारा रिपीट करूंगा, तो आपको ये भी आएगा। अभी मत एकदम डिस्कस कर। तो नेक्स्ट वीक से ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, कंफ्यूज। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ अक्षत गुप्ता, आप सही है आपका आंसर। अक्षत गुप्ता आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? एकदम ध्यान से इसको देखना, ये क्या पूछना चाह रहा है। हाँ मन गुप्ता, अब आपका आंसर सही है। अब आप जो करिए लास्ट में भेजा है वो आंसर सही है। देखो क्या है, कुछ नहीं है, ये पूरी ट्रॉली ए से जा रही है, अगर ये रुक जाती तब तो ये मास नीचे गिर जाएगा। तो इसने पूछा है कितने मिनिमम ए से इसको करना पड़ेगा ताकि ये मास नीचे नहीं, एम डैश मास। तो हम एम डैश मास का सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसका वेट लग जाएगा एम डैश जी, एक यहाँ पे नॉर्मल लग जाएगा। हाँ, और ऑब्वियस बात है कि एम डैश जी की वजह से तो नीचे गिर जाएगा ये, तो इसको कुछ ना कुछ चीज तो रोक रही होगी ना, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है तो उसको रोकेगी, फ्रिक्शन है तो उसको ऊपर बैलेंस करेगी। और ये फ्रिक्शन इसने बोला हुआ है एक की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है मतलब ये फ्रिक्शन आप लिख देंगे, ये फ्रिक्शन आप क्या ले लोगे, जैसे आपकी लिमिट। इससे अगर ज्यादा एक्सेशन होगा तो भी वो रेस्ट पे रहेगा, तो उस टाइम पे स्टैटिक लग जाएगी। जब भी ए मिनिमम निकालना होता है तो वहां पे लिमिटिंग है। तो आप देखो अगर ये नीचे नहीं जा रहा है मतलब इसके वेट को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, मतलब पहली कंडीशन आ गई कि अगर ये नीचे नहीं जा रहा है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा इसके वेट को बैलेंस कर, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो म्यू इनटू एन होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एन हमेशा वेट के इक्वल इज नॉट नेसेसरी। आपकी एक इक्वेशन ये आ गया, एन निकालना पड़ेगा। आप देखो कि अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो क्या चीज को आगे ले जा रही है, नॉर्मल फोर्स से तो आगे ले जा रहा है। यस अगर ये ब्लॉक ए से एक्सटेंड हो रहा है तो और कोई फोर्स तो है नहीं, तो नॉर्मल फोर्स से तो एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम ब्लॉक के लिए एन इक्वल टू एम लगा लेते हैं, एन जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एम डैश इनटू ए। इक्वेशन नंबर पहली कंडीशन आपने लगाई कि अगर ये नीचे जा रहा है तो वेट को फ्रिक्शन बैलेंस करें, और दूसरी कंडीशन आपने लगाई कि अगर ब्लॉक ए से एक्सटेंड हो रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल है जो कि इस पे एक्सटेंड करता है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू माय एम डैश इनटू ए। अब यहाँ से इस एन की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो ना, एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू इनटू
m डैश a इक्वल टू आपका आ जाएगा m डैश इंटू g। m डैश की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ गई वो g बाई म्यू आ गई। ये आंसर सही है ना, कि जो a की वैल्यू हो जाएगी वो किसके हो जाएगी, g बाई म्यू। कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इतनी है, इससे ज्यादा होगी तभी वो वहां पर रह सकता है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इससे कम हो गई तो वहां पर ड्रॉप है। तो g बाई म्यू इज द करेक्ट आंसर। तो g बाई म्यू कौन सा ऑप्शन था, आप देख लो, मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन था ये, है ना। g बाई म्यू जो था वो आपका फोर्थ था, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हो एकदम ध्यान दो मैंने कैसे, इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्व। That is all for today, and that is all with your force and laws of motion. Have a nice day, sir. Have a nice Have a day, nice day, sir. रुक जाओ बेटा, Have a nice day, sir. रुक जाओ यार। Have a nice day, sir. एक चैप्टर हमने मोशन पढ़ा, दूसरा हमने लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों आप कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीक से हम ग्रेविटेशन मॉडल, नेक्स्ट वीक से ये सब आप कर लेना, प्रैक्टिस वगैरह ग्रेविटेशन। बाय बाय। Okay, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Have a nice day. Bye, Bye. sir. Have a nice day, Sir. 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 Bye, sir. Nice day. बाय बाय। युग शर्मा सही आंसर था, मैंने बाद में देखा।